Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So this is the lesson 3 of India Yearbook 2019 और ये पूरा लेसन जो है वो इंडियन पॉलिटी पे बेस्ड है, बेसिक इंडियन पॉलिटी। और लेसन 1 में हम इंडियन ज्योग्राफी और लेसन 2 में बेसिक इंडियन हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो लेसन्स नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं और इंडियन पॉलिटी इस लेसन में पूरा कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। और सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर दी अप्रोचेस टू पॉलिटिकल साइंस। तो दो तरीके की अप्रोचेस हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल और क्लासिकल थ्योरी, और ये थी पीरियड फ्रॉम 6th century BC से लेके पूरा जब फिर चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, देन ग्रीक फिलोसोफर्स प्लेटो, अरिस्टोटल एंड ऑल अप टू 18th century। ठीक है, तो 6th century BC से 18th century AD तक जो मानी जाती है वो ट्रेडिशनल थ्योरी होती है। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्टली इट इज़ फिलोसॉफिकल, तो ये फिलोसफी से डोमिनेटेड रहती है और कोई भी एक्शन के लिए एक रैशनल बेसिस स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। ओके, और इसके जो प्रोपोनेंट्स थे देवर प्लेटो, रूसो, हेजल, मिल, कांत, लियोस्ट्रॉस एट्सेट्रा। ओके, और इसके अलावा इट इज़ हिस्टोरिकल, यानी कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच का यूज़ करती है इन एनालाइजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है, इसको हिस्टोरिसिज्म भी कहते हैं। देन ये पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है वाया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी लीगल मेथड से उनको समझने की कोशिश करती है। एंड इट इज़ इंस्टीट्यूशनल, क्यों? क्योंकि इट डील्स विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा। और ये बिलीव करती है थ्योरी दैट पॉलिटिकल गुड विल लीड टू अल्टीमेट गुड। ओके, तो इसमें मतलब जो स्टेट है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्जिस्ट करता था प्रायर टू इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल के भी आने से पहले स्टेट एग्जिस्ट करता था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। देन इट इज़ आइडियलिस्टिक, यानी कि इट ट्राइज टू लुक फॉर एन आइडियल स्टेट, यानी कि एक स्टेट कैसा, स्टेट का आप मतलब समझिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लैंड एंड पीपल को कहा जा रहा है। ओके, तो किस तरीके का होना चाहिए आइडियल, मतलब जहाँ पे बिल्कुल इंस्टेबिलिटी ना हो, ऐसे स्टेट को आइडियलिस्टिक कहा जाएगा। सेकेंड थ्योरी इज मॉडर्न थ्योरी, और ये 18th century के बाद की मानी जाती है। इसके प्रोपोनेंट्स थे मैचियावेली, मैक्स वेबर, लॉकी, एंड 20th century में डेविड ईस्टन, कैप्लन, रॉबर्ट डेल। और ये जो थ्योरी है इट इज़ मोर ऑफ ऑब्जेक्टिव रेदर देन सब्जेक्टिव, और ज़्यादा एनालिटिकल है रेदर देन फिलोसफिकल। दूसरे इसके फीचर्स हैं जैसे कि ये नॉर्मेटिव टाइप की है क्योंकि ये फैक्ट्स और डेटा पे बेस्ड है, एंड इट डिपेंड्स ऑन सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स एंड वैल्यू। और जैसा बताया है कि ऑब्जेक्टिविटी और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा एम्फेसिस रहता है इसका। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़, मतलब केवल पॉलिटिकल साइंस की स्टडी नहीं बट सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, मोरल, इनको भी इंक्लूड करती है। ओके, एंड द एम्फेसिस इज ऑन रियलिज्म। वहाँ पे क्या देखा हमने? आइडियलिज्म, यहाँ पे रियलिज्म, यानी कि व्हाट स्टेट डज इज मोर रेलेवेंट टू व्हाट इट कुड डू, यानी स्टेट क्या कर सकती है इस पे नहीं डिपेंड करना है अभी क्या कर रहा है स्टेट। ओके, उस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, यानी रियल अभी करंट सिचुएशन क्या है, व्हाट इट इज़ डूइंग नाउ। ओके, फिर पॉलिटिकल सिस्टम्स देख लेते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। सो बेसिकली देयर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक, जहाँ पे पावर जो होता है वो लोगों के पास रहता है। सेकंड इज अथॉरिटेरियन, यहाँ पे पावर जो रहता है वो डिक्टेटर, कॉर्टरी ऑफ अ पार्टी या फिर मिलिट्री। कॉर्टरी ऑफ अ पार्टी यानी कि अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, या फिर मिलिट्री के पास में। अब लेजिस्लेचर जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में डिफ़र करता है इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं लेजिस्लेचर के ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि ब्रिटेन, यूएस और इंडिया में लेजिस्लेचर जो है वो बाइकैमरल है, यानी देर आर टू हाउसेस, जिनमें से एक हाउस जो होता है इट इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली, जैसे कि लोकसभा, और वैसे ही यूके में उसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। और जो दूसरा हाउस होता है इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि नॉमिनेटेड रहते हैं, जैसे यूके में उनको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और इंडिया में वो नॉमिनेटेड नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं, उनको उसको कहा जाता है जैसे राज्यसभा। ओके, और मतलब ये सेंटर की बात करी हमने। फिर कुछ कंट्रीज़ में यूनिकैमरल रहता है, यानी सिंगल हाउस, जैसे कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो 1971 में बना, उसमें यूनिकैमरल हाउस की बात की गई थी। अब जेएस मिल का कहना है कि सेकंड चैम्बर या सेकंड हाउस होने का एडवांटेज है वो ये कि यहाँ पे लोग जो हैं वो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के ज़्यादा आते हैं। फाइन।
अब डेमोक्रेटिक टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम के भी दो वेरिएंट्स हैं। पहला है प्राइम मिनिस्टीरियल, जिसको कैबिनेट फॉर्म या वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। ये यूके और इंडिया में होता है, और यहाँ पे जो गवर्नेंस है इट इज़ अंडरटेकन बाय कैबिनेट और विच इज़ लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, ओके। और दूसरा जो रहता है वो प्रेसिडेंशियल होता है, जो कि यूएस में पाया जाता है। यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन ज़्यादा डिस्टिंक्ट रहता है और कोई भी दूसरे से सबऑर्डिनेट नहीं रहता है। फाइन। अब प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म रहता है उसमें हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली इलेक्टेड रहता है और वो लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट रहता है कॉन्स्टिट्यूशनली, ओके। और जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लेजिस्लेचर से ही आता है, ओके। अब कुछ सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देखने को मिलती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूनिटरी और फेडरल फीचर्स दोनों देखने को मिलेंगे। एंड सिक्युलर कैरेक्टर है। फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड हैं, डीपीएसपीज यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सिंगल सिटीजनशिप, स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बाई कैमरल लेजिस्लेचर और इमरजेंसी प्रोविजंस। ये सारे जो हैं ये फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी ये सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको इनेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसने इसे अडॉप्ट किया था ऑन 26 नवंबर 1949। अगर आप प्रियम्बल देखें तो उसमें जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 की है। जबकि ये इफेक्ट में कब आया था, 26 जनवरी 1950, विच इज़ वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे, ओके। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे टू राइट एंड इनेक्टेड। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में, पीसीएस एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा भी जाता है, ओके। और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो प्रोविजंस लिए गए हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज से लिए गए हैं, तो ब्रिटेन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज, इसके अलावा रिट्स वगैरह ये सब आपका यहीं से लिया गया। देन यूएस से प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फेडरल जुडिशरी, ओके। और साउथ अफ्रीका से लिए हमने प्रोविजंस रिगार्डिंग राज्यसभा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कनाडा से लिया है फेडरल सिस्टम। और वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जो है जर्मनी का, वहाँ से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इस पॉइंट पे ध्यान देना, अक्सर कई जगहों पे लिखा रहता है कि इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन हमने नहीं लिया है जर्मनी से, वो हमने मतलब जो हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट था वहीं से हमने इनहेरिट किया था। लेकिन जब इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ये प्रोविज़न हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस आयरलैंड से डीपीएसपीज, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली हुई हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, ओके। नाउ लेट्स कम टू फंडामेंटल राइट्स। तो इसका जो पार्ट है, पार्ट 3 है, और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, और इसमें सारे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स कवर्ड हैं जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 2 से 21 में पाए जाते हैं, ओके। और डी बसु पॉलिटी की ये बुक है, आप में से कई लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो डी बसु के अकॉर्डिंग ऑर्डिनरी लीगल राइट्स जो होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी लॉ, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका पूरा ध्यान कौन रखता है, हमारे कोर्ट्स, ओके। और बेसिक फीचर्स कौन से हैं फंडामेंटल राइट्स के, तो उनको एक हायर पेडिस्टल पे रखा जाता है देन ऑर्डिनरी लॉज। और एडिक्वेट मशीनरी यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल हैं उनकी एक्सेस और उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। फिर फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शंस इन कॉन्स्टिट्यूशन और दोज इम्पोज्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ रिस्ट्रिक्शंस पार्लियामेंट ने ऐड किए हैं। फिर कोर्ट्स जो हैं वो पार्लियामेंट्री रिस्ट्रिक्शंस को इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, ये देख सकते हैं कि वो रीजनेबल है या नहीं। और फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पे, और पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू चेंजेस कर सकती है इसमें।
और इसके लिए मेजॉरिटी ऑफ टोटल, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहेगा उसमें एक तो आपको मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए होगी एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज द स्पेशल मेजोरिटी। अब फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं, तो इसकी 6 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, यह आता है आर्टिकल 14 से 18 में। आर्टिकल 14 हम आर्टिकल वाइज देखेंगे फंडामेंटल राइट्स को। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि स्टेट किसी को भी इट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द इंडियन टेरिटरी। दीज आर द कीवर्ड्स, प्लीज रिमेंबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जिसको RRCSP से भी आप याद रख सकते हो। और मतलब सब लोगों को एक्सेस है टू पब्लिक प्लेसेस लाइक होटल, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स एंड दे आर फ्री टू यूज वेल्स, रोड्स, ओके, या फिर मतलब जो भी चीज़ें ऐसी पब्लिक प्लेसेस जिनको मेंटेन किया जा रहा है होली या फिर पार्टली बाय स्टेट, और इफ़ दे आर डेडिकेटेड फॉर जनरल पब्लिक, तो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, ओके। फिर आर्टिकल 16 कहता है कि एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू ऑफिसेज अंडर स्टेट, ओके। याद रखना है प्राइवेट की नहीं बात कर रहा है, स्टेट की बात कर रहा है। वैसे प्राइवेट में भी हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी ही है, और किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड्स अगेन ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस। अब यहाँ पे देखो डिसेंट और रेसिडेंस का भी आ गया कि आप उस पर केवल उसके ऊपर आप मतलब डिनाई नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट किसी को। देन अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड अंडर आर्टिकल 17, और अनटचेबिलिटी का किसी भी तरीके के फॉर्म में प्रैक्टिस करना इज मेड एन ऑफेंस। आर्टिकल 18 कहता है कि सारे टाइटल्स विद एक्सेप्शन ऑफ एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शंस हैव बीन अबॉलिश्ड, ठीक है। तो बीच में पहले क्या था कि भारत रत्न और पद्म विभूषण, ये सब जो टाइटल्स हैं इनको भी अबॉलिश कर दिया गया था, बट लेटर मतलब वही था क्योंकि ये डिस्टिंक्शंस है, एकेडमिक डिस्टिंक्शंस और मतलब सोशल फील्ड में कह सकते हैं डिस्टिंक्शंस है, तो इसकी वजह से ये अभी भी मतलब दिए जाने लगे दोबारा से, ओके। और सिटीजन्स आर नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना आप फॉरेन स्टेट से किसी से भी टाइटल नहीं ले सकते हैं, ओके। अब राइट टू इक्वालिटी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट अगर चाहे तो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है विमेन और चिल्ड्रन के लिए, और फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग रिजर्वेशंस इन अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो अलग से प्रोविजन औरतों और बच्चों के लिए, और सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए कर सकता है, और इसके अलावा रिजर्वेशन भी दे सकता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर उनको ऐसा लगता है कि वो सिटीजन्स एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, ओके। नाउ लेट्स कम टू सेकंड कैटेगरी, दैट इज राइट टू फ्रीडम। अब आर्टिकल 19 to 22 में ये कवर्ड है, और इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस जो भी हैं हम साथ में ही देखते जाएंगे। तो फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है इन इंटरेस्ट ऑफ सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ओके। इसके ऊपर कई बार कंट्रोवर्सी भी होती है, खासकर मीडिया को लेके कि मतलब जब वो दो पार्टीज अपोजिट में हो जाती है, एक कहती है कि दे आर डिफेमिंग अस, और जब मीडिया कहे कि वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो बट आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये सारे याद रखने हैं। फिर सेकेंड इज फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, तो इसको केवल कब कर्टेल कर सकते हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में भी यही रिस्ट्रिक्शंस है। देन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसमें कर्टेल कर सकते हैं इस राइट को इन नेशनल इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट
इसमें भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो वही हैं जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में है। देन एक और राइट था इसमें, फ्रीडम ऑफ अक्वायरिंग, होल्डिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको राइट टू प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। बट इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया था 1978 में। बट स्टिल इट इज़ अ लीगल राइट करेंटली। और ये कौन से आर्टिकल में आता है ये आपको मुझे बताना है। दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन। ओके, और इसके अलावा एक और राइट टू फ्रीडम में जो आता है दैट इज़ द फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ओके, तो मुझे मतलब आशा है आप ये वाले सारे पॉइंट समझ गए होंगे। आपको बोलने एक्सप्रेस करने का अधिकार है, कहीं पे भी पीसफुल असेंबली बिना आर्म्स के, ओके, बिना हथियारों के आप कहीं पे असेंबली कर सकते हो, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, इंडियन टेरिटरी में आप कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हो, और ऑक्यूपेशन कोई भी आप करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, बट देर आर द रेस्ट्रिक्शंस जो हमने देख लिए। फाइन। अब आर्टिकल 20 जो है वो कहता है कि किसी भी इंसान को आप कोई ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी अगर कोई लॉ बना हुआ है और उसके तहत कोई चीज़ करना अगर ऑफेंस है और उसमें अगर कन्विक्शन मिलता है तभी आप उस इंसान को कन्विक्ट कर सकते हो, और फॉर वायलेशन ऑफ लॉ एंड फोर्स। ओके, और जो भी उस टाइम पे पेनल्टी है उस मतलब जिस दौरान उस इंसान ने ऑफेंस किया है, मान लीजिए कि 1990 में ऑफेंस किया लेकिन वो पकड़ा गया 2000 में, तो उस टाइम पे उस ऑफेंस के लिए 1990 में उस ऑफेंस के लिए जो पेनल्टी रही होगी उसको वही पेनल्टी दी जाएगी। ओके, और एक ही इंसान को आप सेम ऑफेंस के लिए बार बार पनिश नहीं कर सकते। अगर उसने ऑफेंस अलग किया है या बार बार कर रहा है तो आप बार बार पनिश कर सकते हो। और किसी भी इंसान को आप कंपेल नहीं कर सकते टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ओके, मतलब खुद के ही खिलाफ गवाह देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हो। ये आर्टिकल 20 में है। ओके, आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द सिटीजन्स। तो कोई किसी भी इंसान को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को डिनाई नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये हमने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, मतलब इसमें प्रोसीजर को भी देखना होता है, केवल लॉ अगर फॉर्म हो गया उसको नहीं कि क्या प्रोसीजर रहा है, क्या उसमें मतलब सोच के बनाया गया, ये पूरी प्रोसेस को देखा जाता है। ओके, आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। तो कोई भी अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, अगर आपने उसको गिरफ्तार कर लिया तो आप उसको डिटेन नहीं कर सकते बिना उसको इन्फॉर्म किए हुए ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह रहता है तो वहाँ पे आप ना भी बताओ तो कोई दिक्कत नहीं। बट नॉर्मल केसेस में आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा 24 घंटे के अंदर अंदर, अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर आपको जुडिशल जो नियरेस्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट होगा उसके यहाँ भी आपको उसको लेके जाना है, और ऑर्डर के बाद ही आप उसको डिटेन कर सकते हैं। एंड द पर्सन शैल नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ चॉइस। ठीक है, अब थर्ड कैटेगरी पे आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल 23 है प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड एनी फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या किसी भी तरीके के फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, लेकिन यदि स्टेट चाहे तो कंपलसरी सर्विस इंट्रोड्यूस कर सकती है पब्लिक पर्पस के लिए बिना डिस्क्रिमिनेट के ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। और आर्टिकल 24 कहता है जो बच्चे 14 साल से छोटे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट उनका प्रोहिबिट करता है इन फैक्ट्रीज, माइंस या फिर दूसरे हजार्डस जॉब्स में। ओके, एंड फोर्थ कैटेगरी इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें चार आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट इज आर्टिकल 25। ये कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेट एनी रिलीजन। आप कोई भी धर्म को प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपिगेट कर सकते हो, लेकिन फिर से रिस्ट्रिक्शन है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ओके,
आर्टिकल 26 कहता है कि आपको राइट है टू स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। आप अपने अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हो और इमूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकते हो। अब स्टेट का याद रखना कोई भी रिलीजन नहीं है और वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को स्पेशल पेट्रोनेज भी नहीं दे सकता है। ओके, then article 27 says that state cannot compel citizens to pay taxes। टैक्सेस पे करने के लिए मतलब अगर आप अपने रिलीजन को प्रमोट या मेंटेन कर रहे हो तो ऐसे काम के लिए स्टेट आपको कंपेल नहीं कर सकता टैक्स पे करने के लिए। ओके, आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि फुली मेंटेन्ड है आउट ऑफ स्टेट फंड्स या फिर स्टेट से यदि उसको एड मिल रहा है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप चाहो तो आप मना भी कर सकते हो। फाइन। नाउ फिफ्थ कैटेगरी इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें दो आर्टिकल्स है। आर्टिकल 29 कहता है कि सारे ग्रुप्स, ठीक है, माइनॉरिटी के लिए नहीं है, कोई भी ग्रुप जिसकी एक अलग से लैंग्वेज, अलग से स्क्रिप्ट या कल्चर है खुद का, तो उनको अधिकार है कि वो अपने लैंग्वेज वगैरह को, अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर स्टेट कोई भी मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर रहा है तो वहाँ पे एडमिशन को डिनाई नहीं किया जा सकता है ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ओके, आर्टिकल 30 बोलता है कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ स्पेसिफाइड है, ठीक है, या तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अगर मतलब जो भी अगर माइनॉरिटीज़ हैं उनको अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, और स्टेट मतलब उनको एड देने के टाइम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। और ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस है वो लिमिटेड रिजर्वेशंस बना सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। ओके, एंड लास्ट कैटेगरी इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आर्टिकल 32 में आता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था और ये राइट देता है टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, अपने राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है। तो आपके अधिकार यदि कुछ वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हो। और आर्टिकल 226 उसी तरीके से है जिसमें आप हाई कोर्ट को मूव कर सकते हो। आपको अधिकार दिया गया है राइट टू मूव द हाई कोर्ट फॉर सेम पर्पस। और कोर्ट्स जो हैं वो डायरेक्शन दे सकते हैं या फिर रिट्स इशू कर सकते हैं। रिट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज हेबियस कॉर्पस, सेकंड इज मेंडेबस, थर्ड इज प्रोहिबिशन और फोर्थ इज को वारंटो एंड फिफ्थ इज सर्ट्योरारी, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स के लिए ये पांचों रिट्स इशू कर सकते हैं और पार्लियामेंट यदि चाहे तो रिट्स इशू करने का पावर किसी और कोर्ट को भी दे सकता है। ये चीज़ को याद रखना। ओके, नाउ सस्पेंशन ऑफ एफआरस, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। आई होप आप शॉर्ट फॉर्म में कंफ्यूज नहीं होंगे। एफ आर इज़ फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और एफ डीज इज नॉट फिक्स डिपॉजिट, इट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, अब फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है। कौन सस्पेंड कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी किस टाइम पे हो सकती है? अगर इंडिया सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को यदि कोई थ्रेट हो या फिर उसकी किसी टेरिटरी को या फिर कोई एक्सटर्नल अग्रेशन हो, तो ऐसे टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। और ऐसा ऑर्डर जो रहेगा प्रेसिडेंट को, उसको जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट के सामने रखना ज़रूरी है। और प्रेसिडेंट जो है वो राइट टू मूव कोर्ट्स को भी सस्पेंड कर सकता है, यानी आर्टिकल 32 को, एक्सेप्ट दी राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। तो आर्टिकल 20 और 21 यदि वायलेट हो रहा हो तो ऐसे केस में आप तब भी मतलब कोर्ट को मूव कर सकते हैं। अच्छा, यूएस में ये प्रोविज़न है कि फंडामेंटल राइट्स को आप किसी भी टाइम पे, भले इमरजेंसी हो या क्या, आप सस्पेंड नहीं कर सकते। अब फंडामेंटल राइट्स का क्रिटिसिज्म क्या रहा है? पहली बात तो ये कि इसमें इकोनॉमिक और सोशल राइट्स नहीं है, ठीक है। फिर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस है, हमने देख लिए। और लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ऑर्डिनरी सिटीज़न के समझने के लिए। फिर रेमेडीज़ जो दी गई हैं प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए केवल रिच लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अभी तक काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे हैं और इनफैक्ट कोर्ट्स के जो इंटरप्रिटेशन वगैरह रहते हैं उनकी वजह से इनका स्कोप एक्सपैंड हुआ है।
अब आते हैं डीपीएसपीस पे। तो ये पार्ट 4 में है आर्टिकल 3651 के तहत। और ये हैं क्या, ये गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए टू कीप वेलफेयर ऑफ पीपल इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। ओके। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियल्स दिए हुए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इनको रियलाइज करने के लिए हैं। और याद रखना, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया जा सकता है, बट डीपीएसपीज आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स, लेकिन गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है। ओके। अब यहाँ पे ये डीपीएसपीज दिए हुए हैं आर्टिकल वाइज, तो आप यहाँ से देख सकते हो। एक्चुअली में ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई कैटेगरी नहीं दी गई है। कैटेगरीज वैसे कौन कौन सी, सोशलिस्टिक, लिबरल और गांधीयन, और कई सारी तो आपको ऐसे समझ में भी आ जाएंगी। 38 से बेसिकली ये स्टार्ट है डीपीएसपीज। तो जैसे 38 देखिए, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये जो है ये सोशलिस्टिक टाइप का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। फिर 39 में है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। इसमें आता है जैसे कि एडिक्वेट लाइवलीहुड देना, और उसके बाद में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन, चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये भी जो है ये सोशलिस्टिक है। फिर 39A है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये भी सोशलिस्टिक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो याद रखना है पंचायत और विलेज टाइप की जो बातें थी वो ज़्यादातर गांधी जी ने कही थी, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है। देन राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, ये सोशलिस्टिक है। 42 है आर्टिकल 42 की प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये फिर से सोशलिस्टिक है। लिविंग वेजेस, ये आपका सोशलिस्टिक भी है और गांधीयन भी है, क्योंकि लिविंग वेजेस तो आपने दे दिया सोशलिस्टिक में, इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाने की भी इसमें बात की गई है, वो गांधीयन में आता है। फिर 43A इज पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, सोशलिस्टिक। देन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात किसने की थी, गांधी जी ने, तो ये गांधीयन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, ये है लिबरल इंटेलेक्चुअल। फिर एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट SCs STs के प्रमोट करना, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। देन ड्यूटी ऑफ स्टेट, न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाना एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, ये सोशलिस्टिक है और ये गांधीयन प्रिंसिपल भी है, याद रखना। 47 भी दोनों में आता है। देन 48 एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, तो गांधीयन है। और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है। मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन भी लिबरल इंटेलेक्चुअल है। देन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल है। ओके। अब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में अंतर क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नेगेटिव इंजंक्शन है स्टेट पे, यानी कि मतलब उनको हर कहीं थोड़ा वो प्रोहिबिट किया जाता है, क्योंकि सिटीजन को अधिकार दिए जाते हैं, जबकि डीपीएसपीज जो है वो स्टेट को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, ये पहले ही बता दिया, डीपीएसपीज नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट के केस में मोस्टली फंडामेंटल राइट्स प्रेसिडेंस लेते हैं। ओके। अब इंडियन पार्लियामेंट पे आते हैं, तो पार्लियामेंट में आता है आपके प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, याद रखना 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके। अब सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखते हैं, तो आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब फॉर्मल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और सुप्रीम कमांड जो है डिफेंस फोर्सेस का, वो प्रेसिडेंट में है। क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं प्रेसिडेंट की, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, और लोकसभा के मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, और वो एलिजिबल नहीं है अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, और जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, इट इज़ इनडायरेक्टली, ही इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं दोनों हाउसेस के, और इलेक्टेड MLAs, मतलब स्टेट्स या UTs दोनों के इलेक्टेड
ठीक है, मेंबर्स आएंगे। और यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए सब किसी के वोट की तो एक वैल्यू असाइंड रहती है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ अ वोट ऑफ एमएलए देख लेते हैं। तो एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होती है, वो जिस स्टेट का या यूटी का एमएलए है वहाँ की टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज। ठीक है, उस स्टेट की पॉपुलेशन और डिवाइडेड बाय इलेक्टेड एमएलएज, और फिर इसको डिवाइड करना है बाय 1000। ओके, तो आएगी एक एमएलए की वोट की वैल्यू। ओके, अब इसको अगर आप टोटल नंबर ऑफ एमएलए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी एमएलए के वोट्स की। अब एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है, तो अभी जो हमने ऊपर निकाला टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए वोट्स, इसको डिवाइड कर दो यदि टोटल नंबर ऑफ एमपीज, तो अभी एमपीज कितने हैं, 776 हैं। तो इससे आप डिवाइड कर दो तो आपको एक एमपी के वोट की वैल्यू पता चल जाती है। ओके, और अगर आपको नहीं समझ में आप दोबारा इसको सुनिएगा, और ये फॉर्मूला टाइप है, आप इसको याद रख सकते हो। इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, इट इज़ हेल्ड बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब वोट रहता है वो किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं होता है, मतलब प्रायोरिटीज़ रहती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चॉइसेस रहती हैं। तो अगर सबकी फर्स्ट चॉइस के अकॉर्डिंग यदि प्रेसिडेंट सिलेक्ट नहीं होता है तो फिर सेकंड चॉइस कंसिडर की जाती है। इस तरीके से रहता है, मतलब वो उस इंसान का जो वोट होता है उसकी सेकंड चॉइस की तरफ ट्रांसफ़र हो। अब प्रेसिडेंट जो होता है ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। वैसे नॉर्मली 5 साल का टर्म रहता है, अगर वो या तो रिज़ाइन ना कर दे, या फिर उनका इम्पीचमेंट ना हो जाए, या फिर डेथ ना हो जाए। और इम्पीचमेंट जो होता है इट इज़ ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन होता है इट हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसलिए सबसे टफेस्ट रहता है इम्पीचमेंट रिमूवल मतलब प्रेसिडेंट का, क्योंकि 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस चाहिए होती है। और रेजिग्नेशन रिमूवल या डेथ के केस में इलेक्शन जो होते हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। अब पावर्स कौन कौन सी है, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इमरजेंसी। लेकिन इनका यूज़ वो केवल एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से करते हैं, विच इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्रोविज़न जो है वो आर्टिकल 74 में दिया हुआ है। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि पावर्स का जो यूज़ होता है प्रेसिडेंट, ही मेक्स देम ओनली ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, और कुल मिला के जो प्रेसिडेंट के होते हैं वो सेरेमोनियल फंक्शंस रहते हैं, एंड बट ही हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड एंड टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड। कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर पीएम अपॉइंट करते टाइम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो ऐसे केस में मतलब वो अलायंस या मतलब इस तरीके से किसी को इनवाइट कर सकते हैं। ओके, और अगर कोई बिल आया है उनके पास में, सो ही अगर वो मतलब मनी बिल वगैरह नहीं है, तो फिर वो ऐसे पॉइंट पे उसको रिफ़र बैक कर सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन। कम से कम एक बार चाहें तो वो एक बार वो कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम एक बार नहीं, एक ही बार कर सकते हैं एक्चुअली में, क्योंकि उसके बाद में यदि रिकन्सिडर होके आता है तो उनको अप्रूव करना ही पड़ता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब हाउसेस देख लेते हैं। तो फर्स्टली राज्यसभा और दी अपर हाउस, ये परमानेंट हाउस होता है, इसमें 250 मेंबर्स होते हैं, और 238 जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स या यूटीज़ को, और 12 मेंबर्स होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दे आर पर्सन्स विद स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विसेज। और जो रिप्रेजेंटेड वाले रहते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है बाय इलेक्टेड एमएलएज। ठीक है, तो राज्यसभा में भी इनडायरेक्ट वोट होता है जैसे प्रेसिडेंट के केस में होता है। तो जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इलेक्ट करते हैं। इस हाउस का कोई डिसोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। इसलिए हर मेंबर का यदि टेन्योर देखा जाए तो 6 साल का रहता है। ओके, क्वालिफिकेशंस क्या रहती हैं, इनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मोर देन 30 years ऑफ एज, पार्लियामेंट्री इलेक्टर, मतलब जिस स्टेट से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जिस स्टेट से सीख कर रहे हैं, वहाँ का उनको पार्लियामेंट्री इलेक्टर होना ज़रूरी है। और इसके अलावा दे मस्ट मेक एन ओथ और अफर्मेशन असर्टिंग
कॉन्स्टिट्यूशन और अपहोल्ड द सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसी ओथ या अफर्मेशन लेना ज़रूरी है। ओथ अफर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है, मतलब लाइक इफ़ यू आर अ थीस्ट, मतलब आप कोई भी भगवान किसी को भी आप मानते हो, तो आप ओथ ले सकते हो। और यदि इफ़ यू आर एन अथीस्ट तो अफर्मेशन होती है उस केस में, ओके। और इसके अलावा क्वालिफिकेशंस जो कोई भी, मतलब अगर पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करे। अब वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। डिप्टी चेयरमैन मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं इन एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और चेयरमैन जो भी रहेगा उसको राइट टू वोट नहीं मिलता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ टाई। तो जब केवल हाउस में टाई होगा उसी टाइम पे वोट कर सकते हैं, वरना वो वोट नहीं कर सकते। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, इट इज़ द पॉपुलर हाउस, क्योंकि यहाँ के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है वो 552 होती है, जिसमें से 530 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज को, और 2 एंग्लो इंडियन। प्रेसिडेंट चाहे तो नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उनको लगे कि एंग्लो इंडियंस मतलब एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। तो अभी जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 545 है, जहाँ पे 2 एंग्लो इंडियंस इंक्लूडेड हैं। और टोटल मेंबरशिप जो होती है वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। और एक स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहती हैं, वो इस तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पॉपुलेशन हो वो लगभग सेम रहे। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन क्या होती है लोकसभा का मेंबर होने की, तो वही कि सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो एज है वो 25 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। और अदर क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट बनाए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए यूनियन या स्टेट के अंदर, या फिर वो इंसान अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज चाहिए। और वही ओथ या अफर्मेशन लेना ज़रूरी है। लोकसभा के मेंबर का जो टर्म रहता है वो 5 साल का होता है पहले सेशन से। और लोकसभा का टर्म चाहे तो कम हो सकता है अगर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर दे, यानी कि ये जो हाउस है ये परमानेंट नहीं होता है, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस, ओके। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे प्रेसिडेंट चाहें तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। और इमरजेंसी के टाइम पे जो है वो टर्म बढ़ा भी सकते हैं, नॉट द प्रेसिडेंट बट इफ द गवर्नमेंट वांट्स दे कैन इंक्रीज द टर्म ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है। और 1 साल से बढ़ा सकते हैं, और एट अ टाइम केवल 1 साल बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो जाता है तो उसके 6 महीने के अंदर मतलब इसको लोकसभा को करना ज़रूरी है, ओके। तो इमरजेंसी में नॉर्मली तो 1-1 साल बढ़ेगा, लेकिन इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर डिसॉल्व होना ज़रूरी है। फाइन, नाउ लेट्स मूव अहेड। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो लोकसभा के होते हैं वो स्पीकर होते हैं, जो कि हाउस पहले ही अपनी मीटिंग में इलेक्ट करते हैं अपने ही मेंबर्स में से। डिप्टी स्पीकर को भी वो खुद ही इलेक्ट करते हैं, जो कि स्पीकर के एब्सेंट या लीव पे होने पे उनकी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं दे वेकेट देयर ऑफिस यदि वो लोकसभा के मेंबर होना बंद कर दे, मतलब कि अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहे किसी वजह से तो फिर उनको अपना ऑफिस भी वेकेट करना पड़ेगा। अब जुडिशरी पे आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 है, याद रखना सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट इज एट द अपेक्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। ये शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म है सिस्टम का, ओके। और सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और दूसरे जस्टिसेस होते हैं हु आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट होती है इट इज़ कंपल्सरीली गाइडेड बाय द एडवाइस ऑफ एससी कोलिजियम। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है वही एडवाइस देते हैं और उसी के अनुसार जो भी जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, ओके। और इनकी जो टेन्योर रहता है दे अटेन द अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को कैसे ध्यान रखा गया है, तो अलग से मतलब क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब करके, और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, और जैसे बोला कि 65 ईयर्स तक रहेंगे। फिर उनकी सैलरीज उनके टेन्योर के दौरान कम नहीं की जा सकती, और उनके जो एक्सपेंसेस हैं उन पे लेजिस्लेटिव वोट नहीं किया जा सकता। एंड पार्लियामेंट कैन नॉट
years और रिटायरमेंट के बाद में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अपना स्टाफ चाहें तो वो अपॉइंट कर सकते हैं, कंटेम्प्ट के लिए चाहें तो पनिश कर सकते हैं, और लेजिस्लेचर में भी उनके कंडक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं किया जा सकता। ओके, अब हाई कोर्ट पे आते हैं, तो वो हर स्टेट में हाई कोर्ट लगभग रहता है, लेकिन पार्लियामेंट यदि चाहे तो कॉमन हाई कोर्ट भी प्रोवाइड कर सकता है फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो अभी जो हाई कोर्ट्स हैं वो टोटल 21 है, और यहाँ पे भी जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट, और ये ऑफिस में रहते हैं टिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स था, यहाँ पे 62 ईयर्स। ना होते हैं वो स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ अपील रहते हैं इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। 4 तरीके के पावर रहते हैं, वो चाहे तो रिट्स इशू कर सकते हैं, कोर्ट की वर्किंग जो मतलब उनके खुद के जुरिस्डिक्शन में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स आते हैं, उनकी वर्किंग को सुपरिंटेंड कर सकते हैं, दे आर द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और वो चाहें तो सिमिलरली पनिश कर सकते हैं फॉर कंटेम्प्ट, और खुद की वर्किंग को रेगुलेट कर सकते हैं, एंड दे कैन अपॉइंट द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स फॉर द हाई कोर्ट। जुडिशल रिव्यू देख लेते हैं, तो ये जुडिशरी का पावर है लॉज को रिव्यू करने के लिए, विच आर पास्ड, ऐसे लॉज जो कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आए हैं। इसको कई बार यूज़ किया गया है, जैसे कि स्टार्टिंग में गोलकनाथ केस में यूज़ किया गया था 1967 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था गोलकनाथ केस में कि पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं है फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करने का या एब्रोगेट करने का, विच आर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन केशव नंदा भारती केस जो 1973 था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिवर्स कर दिया था और कहा था कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है और फंडामेंटल राइट्स में भी कर सकती है, लेकिन डिबार कर दिया था फ्रॉम मेकिंग चेंजेस टू बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं होना चाहिए। अब जुडिशियल रिव्यू जो है इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इसका स्कोप को रिस्ट्रिक्ट किया गया था इमरजेंसी के दौरान, लेकिन जनता गवर्नमेंट ने फिर से रिस्टोर कर दिया। फिर मिनर्वा मिल्स केस भी हुआ था 1980 का, तो जो भी मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे तो वो हटा के और उल्टा पार्लियामेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिमिटेशंस लगा दिए थे। ओके, और एसआर बोम्मई केस भी जो था उसने जुडिशियल रिव्यू के स्कोप को वाइडन किया था। ओके, अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? नाउ दिस हैज एनहांस्ड द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ज़्यादा पावर्स को बढ़ा दिया है। जुडिशरी ने मतलब एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल ले लिया है इन गिविंग डायरेक्शंस विच आर कंसिडर्ड टू बी इन एग्जीक्यूटिव डोमेन, जो कि नॉर्मली एग्जीक्यूटिव। अब देखिए यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर वाली बात आ जाती है, मतलब आप दूसरे के डोमेन में आप इंक्रोच कर रहे हो एक तरह से। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म के, जैसे कि दिल्ली की लोकल अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया था कि गार्बेज को डिस्पोज ऑफ किया जाए, वो क्योंकि वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य को अफेक्ट कर रही थी। और उसी तरीके से बीसीसीआई जो है क्रिकेट का जो बोर्ड है, उसको उसका मतलब गवर्नेंस डिटरमिन करने के लिए कहा था। देन अब क्या है कि कई लोग, ऑब्वियस सी बात है, जुडिशियल एक्टिविज्म जब ऐसा होगा तो प्रोटेस्ट करेंगे, तो कई लोगों ने किया और ये कहा कि एक तरीके से पार्लियामेंट के पावर्स को कर्टेल कर रहा है। उनका कहना ये था कि पार्लियामेंट लोकसभा एक ऐसी बॉडी है जहाँ पे मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड है, तो आप डायरेक्टली इलेक्टेड वालों के पावर्स को आप कर्टेल कर रहे हो। मतलब जिनको लोगों ने खुद ने चुना है, आप उन्हीं के पावर्स को कर्टेल कर रहे हो। फाइन, अब 3 पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी देख लेते हैं। तो 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। पार्ट 5 जो है आर्टिकल 52 से 151, इसमें तीनों पिलर सेंटर पे हैं। इसमें आर्टिकल 52 से 78 जो है वो एग्जीक्यूटिव का है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 79 से 122 लेजिस्लेचर का है, जिसमें पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, क्वालिफिकेशन, ऑफिसर्स, पावर्स वगैरह आती हैं। 124 से 147 जुडिशरी का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट, उसका एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन और पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आर्टिकल 143। ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम
कोड है आर्टिकल 143 में है। फिर इसके अलावा आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 123 है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ये आर्टिकल 123 में है। देन आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग का रहता है। ओके, फिर पार्ट 6 जो है वो आर्टिकल 152 से 237 तक है, जो कि स्टेट्स के प्रोविजन से रिलेटेड है सेम मैनर में। अब जो डेमोक्रेसी की सक्सेस है वो डिपेंड इन तीनों पिलर्स पे ही करती है व्हेन दे आर प्लेस्ड इक्वली। अब 1980s तक ये फील किया जा रहा था कि एग्जीक्यूटिव जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, पर अब पिछले 2 डिकेड से ऐसा फील किया जा रहा है कि जुडिशल एक्टिविज्म ने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर को एनक्रोच कर दिया है। ओके, अब मीडिया जो है उसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि उसमें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ है आर्टिकल 19 के अंदर, और इट एक्ट्स एज वॉच डॉग ओवर दीज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ओके, नाउ लोकल गवर्नमेंट पे आते हैं। तो पार्ट 9 जो है आर्टिकल 243 इसके लिए था, ये 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर है, पंचायती सिस्टम फॉर रूरल एरियाज और म्यूनिसिपल सिस्टम फॉर टाउन्स एंड सिटीज़। तो पंचायती सिस्टम और म्यूनिसिपल सिस्टम दोनों ही लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंडिया में एंशियंट टाइम से रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश रूल के अंडर उनकी पॉलिसी जो थी सेंट्रलाइजेशन की वजह से इनको काफ़ी सेटबैक सफ़र करना पड़ा था। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने भी डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन बनाई थी। फिर 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का फॉर्मेशन हुआ था, जिसकी वजह से अटेंशन फिर से ग्राम पंचायत के इस्टेब्लिशमेंट में चला गया था। और 1947 के बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें डीपीएसपीज में एक प्रोविज़न साफ साफ था, जिसमें लिखा हुआ था, गवर्नमेंट को कहा गया था टू ऑर्गेनाइज ग्राम पंचायत और उनको पावर और अथॉरिटी दी जाए। तो फिर बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, याद रखना, बलवंत राय मेहता कमेटी, और इन्होंने रेकमेंड किया था 3 टियर सिस्टम, जिसमें ग्राम पंचायत, मंडल परिषद और ज़िला परिषद रहेंगे। लेकिन कई सारे डिफेक्ट्स थे उसमें, मतलब जब उसके बाद में पंचायत बनी थी तो कई सारे डिफेक्ट्स थे, जैसे कि फंक्शंस का बहुत अनसाइंटिफिक एलोकेशन हुआ था, और जो तीनों टियर्स थे उनके बीच में इनकम्पैटिबल रिलेशन, फिर फाइनेंसेस काफ़ी नहीं थे, और अनडेमोक्रेटिक कंपोजिशन था, और गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल था। फिर अशोक मेहता कमेटी बनाई गई उनकी शॉर्टकमिंग्स को रिव्यू करने के लिए, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो मिला वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मिला था। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था, और इसमें पार्ट 9 इंसर्ट किया गया था, जिसमें जो पंचायती सिस्टम के लिए वो आर्टिकल 243 से 243 तक है, और इसके अलावा 11th स्केड्यूल है विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 243G। तो याद रखना, 11th स्केड्यूल और आर्टिकल 243G दोनों जो हैं वो ग्राम पंचायत के फंक्शन से रिलेटेड है, और मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट उनको फंक्शंस देगा उससे रिलेटेड है। ओके, और आर्टिकल 243H जो है वो टैक्सेशन के पावर से रिलेटेड है, ठीक है, ताकि उनको फाइनेंशियल पावर्स ज़्यादा मिले। फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट देख लेते हैं। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी 1992 में मिला, पार्ट 9A में ही। 243P से लेके 243ZG तक है आर्टिकल, और 12th स्केड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये सब किससे किया गया था, इंसर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और आर्टिकल 243W और जो 12th स्केड्यूल है, जैसे वहाँ पे 11th और 243G था, तो वैसे यहाँ पे ये वाला स्केड्यूल और आर्टिकल इसमें फंक्शंस दिए गए हैं यूएलबीज़ को, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल काउंसिल्स और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को। आर्टिकल 243X जो है वो टैक्सेशन के पावर से रिलेटेड है। अब 3 तरीके की बॉडीज़ हैं, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सब में प्रोविज़न है फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SCs, STs एंड विमेन। ठीक है, और कमिटीज़ को ऑथोराइज किया गया था कि कुछ टैक्सेस जैसे हाउस टैक्स वगैरह ले सकते हैं टू रेज फंड्स।
और जो फंड्स स्टेट से लोकल बॉडीज़ के पास आते हैं उनको गवर्न किया जाता है बाय रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जब रेकमेंड करती है कि इतने फंड्स जाने चाहिए लोकल बॉडीज़ को स्टेट गवर्नमेंट से, तो उसी अनुसार जाते हैं। और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बनी थी इट वाज सेटअप अंडर आर्टिकल 243I ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 243I। पंचायती राज से रिलेटेड हम ऑलरेडी वीडियो एक बना चुके हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पे पंचायती राज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हमने किया है। ओके, अब कुछ इश्यूज देख लेते हैं लोकल गवर्नमेंट के। तो पहली बात, इनको सिग्निफिकेंट पावर्स अभी भी नहीं है रेवेन्यू रेज करने के। फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। ड्रिंकिंग वाटर मेंशन्ड है कि स्केड्यूल 11 और 12 में, लेकिन फिर भी किसी स्टेट ने लोकल बॉडीज़ को अलाउ नहीं किया है पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है वो केवल 10% है, जितना ड्यू है ड्यू अमाउंट का केवल 10% कलेक्ट होता है। ऐसा क्यों कि अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता और इलेक्ट्रिसिटी भी डिस्ट्रीब्यूट करते लोकल बॉडीज़, तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी टैक्स के साथ में इनके बिल्स भी कलेक्ट कर सकते थे, तो फिर वो 100% कलेक्शन होता। तो ऐसा केवल एक शहर में है इंडिया में, दैट इज़ इन जमशेदपुर, वहाँ पे 100% टैक्स आता है। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। तो आर्टिकल 368 में दिया गया है, ये ज़्यादा ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, और अमेंडमेंट बेसिकली दो तरीके के हैं। फर्स्ट इज इफेक्टेड बाय पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी हम अभी देख चुके हैं। और दूसरा जो होता है उसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। तो ये दो तरीके के अमेंडमेंट होते हैं। अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ है वो 103rd अमेंडमेंट था, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। जो सबसे पहला था वो 1951 में हुआ था, टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स जो कि लैंड रिफॉर्म एक्ट्स और ज़मींदारी अबॉलिशन एक्ट से रिलेटेड थी, जिसकी वजह से 9th स्केड्यूल को ऐड किया गया था और 13 लॉज ऐड किए गए थे। अब इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रहे हैं वो यहाँ पे मैंने टेबल आपको दे दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। इंडियन डेमोक्रेसी, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों पर है। इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं? टाइटुलर हेड है, दैट इज़ प्रेसिडेंट, और वैसे ही स्टेट में रहते हैं गवर्नर। इफेक्टिव पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हैंड में रहता है, और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्लोज कोऑपरेशन है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टू द पार्लियामेंट। अब हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम के सक्सेस के क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं, तो वो फैक्टर्स केवल देख लेते हैं सक्सेसफुल क्यों रही है अभी तक। तो क्योंकि पहली बात लोगों का फेथ है डेमोक्रेसी में, फिर फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, देन रोल ऑफ फ्री मीडिया एंड प्रेस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, और लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेजेंस है। लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होने से क्या होगा, अलग अलग आइडियोलॉजीज होंगी, और वो एक तरीके से मतलब चेक का काम करते हैं। ओके, तो जो भी रूलिंग पार्टी रहेगी उस पर एक चेक का काम करते हैं। फाइन, अब सिक्युलरिज्म देख लेते हैं। तो स्टेट जो है वो ना ही रिलीजियस है, ना ही इररिलीजियस है, और ना ही एंटी रिलीजियस है, लेकिन पूरी तरीके से न्यूट्रल है रिलीजियस मैटर्स में। और आर्टिकल 25 से 28 हमने देख भी लिया, जो कि इसके एविडेंस है। मतलब जो भी अपना रिलीजन प्रोफेस करना चाहे जैसे भी, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहे वो सब कर सकते हैं, और उसमें मतलब टैक्स लेने का भी, टैक्स देने का भी उनको कोई कंपल्शन नहीं है। ये सारे हमने अभी आर्टिकल्स देखे थे। और अपॉइंटमेंट्स के केस में भी स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, ठीक है। तो याद रखना कि हमारा सिक्युलर जो होने का सेंस है वो ये है कि पूरी तरीके से स्टेट न्यूट्रल है रिलीजियस मैटर्स में। अब कास्ट का देख लेते हैं रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राइट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स टू द वोटिंग पैटर्न, अभी इलेक्शंस होने ही वाले हैं, तो आप ये चीज़ अपने आसपास देखोगे भी। और प्रोफेसर एस.एन. श्रीनिवास ने कहा था कि कास्ट जो है वो डोमिनेंट तब होती है व्हेन इट प्रीपोंडरेट्स न्यूमेरिकली। एक तो वो न्यूमेरिकली ज़्यादा
ज़्यादा होने चाहिए लोग ओवर द अदर कास्ट, और दूसरा व्हेन इट ऑल्सो विल्ड्स प्रीपोंडरेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, जब उनके पास में ज़्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर भी हो तो वो ऐसी कास्ट जो होती है वो डोमिनेंट हो जाती है। अब कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि अब अर्बन एरियाज़ में क्लास जो है वो कास्ट को स्लोली रिप्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो अर्बन क्लासेस हैं वो अब ज़्यादातर वेस्टर्न आइडियाज़ की तरफ और वेस्टर्न न्यू वैल्यूज़ की तरफ देख रही हैं, और इस वजह से वो कास्ट के बॉन्डेज से हटती जा रही हैं। ओके, और इसके अलावा ये भी कहा है कि जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उसका क्लोज रिलेशनशिप होता है पॉलिटिकल एक्टिविटी से। ओके, तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ें थी, एक था सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एक था कास्ट स्टेटस, और एक थी पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो इसमें इनके कहने का मतलब ये था कि कास्ट जो है वो ज़रूरी नहीं होती, लेकिन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ज़रूरी होता है पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए। तो अगर कोई कास्ट जो अभी तक लो ट्रीट की जा रही थी, लो लेवल पे ट्रीट की जा रही थी, अगर वो अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस यदि बढ़ा सकती है तो वो अपना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ा सकती है। तो अनिल भट्ट ने भी यही कहा कि कास्ट स्टेटस जो है वो कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है पॉलिटिसाइजेशन के लिए। अगर कास्ट स्टेटस और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में के रिलेशन में यदि चेंज आता है तो अपने आप उनका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये था कास्ट के बारे में। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब इलेक्शंस देख लेते हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में सारे एडल्ट जो कि 18 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा हैं और वो किसी और तरीके से यदि डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2 तरीके के इलेक्टोरल सिस्टम है। पहला है डायरेक्ट इलेक्शंस जो कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे बेस्ड हैं, जैसे कि लोकसभा के मेंबर और स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इलेक्ट किया जाता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। और इलेक्टोरल सिस्टम वर्क करता है अकॉर्डिंग टू लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, और किस तरीके के लॉज? जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950 और 1951 का, फिर प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट है। ओके, अब इलेक्टोरल सिस्टम के हमारे यहाँ पे फीचर्स क्या हैं? तो पहली बात तो सिंगल इलेक्टोरल बॉडी है। इसका मतलब क्या? जो सेपरेट इलेक्टोरेट हम पढ़ते हैं 1909 में आया था, 19 मतलब फिर वही कम्युनल अवार्ड वगैरह आया था, तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट बोल रहे थे। तो वो सब सिस्टम नहीं है, सिंगल इलेक्टोरल बॉडी है। तो मतलब सारे लोग जो हैं वो किसी के लिए भी वोट कर सकते हैं। ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी वही 18 ईयर्स के ऊपर कोई भी है तो वो वोट कर सकता है। फिर स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड है। टेरिटोरियल बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन है। फिर सीक्रेट वोटिंग होती है। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर इलेक्ट किया जाएगा। और इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करते हैं। स्टेजेस क्या क्या रहती है इलेक्टोरल प्रोसेस की? तो पहली चीज़ होती है नोटिफिकेशन आता है इलेक्शन का, जैसे अभी आ चुका है। फिर नॉमिनेशन फाइल किए जाते हैं। फिर नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होती है। फिर अगर कोई कैंडिडेचर विड्रॉ होना है तो वो विड्रॉल होता है। फिर लिस्ट फाइनलाइज होती है, सिंबल्स अलॉट होते हैं, 14 दिन कैंपेनिंग होती है, फिर पोलिंग होती है और फिर रिजल्ट्स आते हैं। और इलेक्शन कमीशन जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं आपके पीआईबी लेक्चर्स में। और इसको सारे कैंडिडेट्स को फॉलो करना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि कंसेंसस से ही बना था। फाइन, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी इलेक्शंस हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, और अभी तक 16 जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं लोकसभा के, और परसेंटेज ऑफ वोट्स देखा गया है कि अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में बढ़े हैं और विमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। इलेक्टोरल बिहेवियर की बात करें तो वोट्स अभी जो हैं वो बेस्ड रहते हैं ऑन पर्सनैलिटी ऑफ लीडर्स। फिर कास्ट कंसिडरेशन, रिलीजन, रीजनलिज्म, मसल पावर, मनी, ये सब भी बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ऐसी कुछ शॉर्टकमिंग्स की वजह से कई सारे कमीशंस बनाए गए हैं जिन्होंने रिफॉर्म्स सजेस्ट किए थे, जिनमें से एक है तारकुंडे कमेटी, ये 1976 में आई थी, याद रखिए तारकुंडे कमेटी।
और इन्होंने सजेस्ट किया था कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट किया जाए ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी। फिर ये 3 मेंबर्स की होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन, और वोटिंग एज जो थी वो पहले ज़्यादा थी, 21 थी आई थिंक, और उसको रिड्यूस करके 18 साल करने की बात की थी। एंड ऑटोनॉमी टू टीवी रेडियो, ओके, यानी कि इन पे जो न्यूज़ वगैरह आती है वो ज़्यादा गवर्नमेंट द्वारा मतलब इन्फ्लुएंस ना रहे। और फिर दिनेश गोस्वामी कमेटी आई थी 1990 में। इन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट को बढ़ा दिया जाए। ऐसा क्यों सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ाने की बात की गई? ताकि जो मतलब नॉन सीरियस टाइप के हैं उन लोग ना आए, ओके। देन रिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट फ्रॉम मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा आप कंटेस्ट नहीं कर सकते। और बूथ कैप्चरिंग के ईविल को कर्ब करने के लिए फिर फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स को इंट्रोड्यूस करने की बात कही थी ताकि बोगस वोटिंग ना हो। स्ट्रिक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स करने की बात कही थी। फिर इलेक्शंस के प्रॉपर अकाउंट रहें, लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन बैन हो जाए, लीथल वेपन्स के साथ लोग ना घूमें, और स्टेट्स जो है वो असिस्टेंस दें टू नेशनल पार्टीज फॉर इलेक्शंस, जिसको स्टेट फंडिंग भी कहते हैं। और अभी भी ये जो इशू है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और इस पे आए दिन डिस्कशंस आते हैं, ओके, स्टेट फंडिंग के ऊपर। अब इलेक्शन कमीशन ने भी सजेशंस दिए हैं, जैसे पोलिंग बूथ का वीडियो कवरेज हो, आइडेंटिटी कार्ड्स इंट्रोड्यूस किए जाएं, फिर इलेक्शंस के दौरान आर्म्स का, हथियारों का कन्फिस्केशन, फिर एंटी सोशल एलिमेंट पे टैब रखना, और इसके अलावा वीवीपैट भी इसी ने सजेस्ट किया था, जो कि अभी इस साल के इलेक्शन से कंपलसरी कर दिया गया है, ओके। अब कुछ मॉडर्न थिंकर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले महात्मा गांधी। तो बेसिकली ही वॉज नॉट अ पॉलिटिकल थिंकर, ही वॉज अ मोरल रिफॉर्मिस्ट, क्योंकि उन्होंने कोई भी नया डॉक्ट्रिन नहीं दिया था, ऐसा उन्होंने खुद ने भी कहा है, ओके। और उनके जो, और एक बात फ्रेंड्स, जो भी थिंकर्स के थॉट्स वगैरह आप देखेंगे तो वो वही हैं जो उनके खुद के थॉट थे और जो इस बुक के ऑथर ने बुक में लिखे हैं, ओके। इसमें मेरा कोई भी पर्सनल थॉट नहीं है, फाइन। और महात्मा गांधी के जो आइडियाज़ हैं वो उनकी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो उनके पब्लिकेशंस थे, जैसे हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सब, ओके। और उन्हें स्पिरिचुअलाइज करने की कोशिश की थी। इम्फेसिस जो था वो उनका अहिंसा पे था, दैट इज़ नॉन वायलेंस। और वो केवल मतलब हाथापाई वाला वायलेंस तो ठीक है, पर उसके अलावा वर्ड्स, डीड्स और थॉट्स में भी आप किसी को इंज्योर ना करें, ठीक है। फिर इसके अलावा इन्होंने सत्याग्रह की बात की थी, यानी कि होल्डिंग ऑन टू द ट्रूथ, लेकिन दूसरे के ऊपर कोई सफरिंग ना करके, बट बल्कि खुद के ऊपर ही सफरिंग को इन्फ्लिक्ट करके, जैसे नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस या फास्टिंग, ये सब सत्याग्रह के तरीके थे। और इनका कहना था कि जो मीन्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिजल्ट से, ठीक है। तो मतलब मीन्स को इन्होंने बीज, इसको पेड़ कहा है, ओके। तो बीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेड़ से। और उन्होंने इसी का कंसेप्ट लगाया था अलग अलग स्फीयर्स में, जैसे रिलीजियस में उन्होंने कहा था कि जो आपका हेरिडिटरी रिलीजन है उसी को फॉलो करो। इकोनॉमिक में कहा था कि जो आपके इमीडिएट नेबर्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उन्हीं को यूज़ करो, मतलब कि बेसिकली टू बी इंडियन, ओके। और पॉलिटिकल सिस्टम में भी कहा था कि ट्रेडिशनल इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट करो। फिर जो इंडिजिनस स्कीम थी, मतलब इनका कहना था कि एजुकेशन है उसकी जगह पे इंडिजिनस स्कीम होनी चाहिए, यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का, बॉडी, माइंड और स्पिरिट का। और इसके अलावा बेसिक एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि वो इकोनॉमिकली खुद को सेल्फ सपोर्ट कर पाएँ। तो इन्होंने मतलब ये सजेशन दिया था कि अगर एजुकेशन के ऊपर यदि कोई खर्चा आता है, सो इट शुड बी मेट बाय द इनकम फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स खुद हैंडीक्राफ्ट भी बनाएं और उससे जो पैसा मिलेगा उसका यूज़ करके अपनी पढ़ाई में लगाएं, ओके। बहुत ज़्यादा ही आइडियल टाइप का था, ओके। मतलब आइडियल टाइप का स्टेटमेंट था, फाइन। और आइडियल स्टेट की बात करी थी, और इनके अकॉर्डिंग आइडियल स्टेट था नॉन वायलेंट, गवर्नड बाय वॉलेंट्री एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, एथिकल कंडक्ट होना चाहिए, ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए ऑन ड्यूटीज़, मतलब आप अधिकारों की बात ना करो, आप अपने फ़र्ज़ के ऊपर ज़्यादा
मतलब इम्फेसिस था उनका। फिर इनके अकॉर्डिंग देयर वाज नो रूम फॉर पुलिस और मिलिट्री, मतलब वो होनी चाहिए पर मतलब उनका काम कुछ और होना चाहिए। जैसे पुलिस का काम होना चाहिए दे शुड एक्ट एज रिफॉर्मर, और मिलिट्री को भी जो वो है मिलिट्री हो तो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में होनी चाहिए। फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी की बात कही थी इन्होंने, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों लेवल पे। इकोनॉमिकल कैसे कि लार्ज इंडस्ट्रीज की जगह पे कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, और नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म में इनके अनुसार कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था, एंड ही बिलीव्ड इन प्रिंसिपल ऑफ ब्रदरहुड ऑफ मैन। ठीक है। फिर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में देख लेते हैं। लीडर ऑफ डाउन ट्रोडन भी कहा जाता है इनको, एंड ये मऊ में बॉर्न हुए थे, और उनके जो आइडियाज़ हैं वो हैं इनकी वर्क्स में, दैट इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ रुपी, एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, कास्ट इन इंडिया, स्मॉल होल्डिंग्स एंड देयर रेमेडीज़। आप ये वर्क याद रखिएगा क्योंकि वही स्टेट पीसीएस में इस तरीके से कोई भी आपको बुक दे के पूछ सकता है कि ये किसने लिखी थी। और इन्होंने ये हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया था कि इंडिया पे आर्यंस ने इन्वेड किया था, और ये भी कहा इन्होंने कि इसका कोई भी जिक्र वैदिक या संस्कृत लिटरेचर में नहीं मिलता है। और उन्होंने ये स्टैंड लिया था कि शूद्राज जो थे वो कोई डार्क स्किन्ड अबोरिजिनल्स नहीं थे, मतलब जो ऐसा पहले लोग मानते थे कि आर्यन इन्वेडर्स ने इनको स्लेव बना के रखा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड ही वॉज क्रिटिकल ऑफ वर्ण सिस्टम। क्यों? क्योंकि वर्ण सिस्टम इनके अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। ओके। और इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को रिस्पॉन्सिबल माना था फॉर मिजरेबल प्लाइट ऑफ अनटचेबल्स, और कहा था कि अनटचेबल्स के लिए हायर पोस्ट में रिजर्वेशन होना चाहिए, और उसी तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट की भी बात कही थी। और ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के, इसलिए इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था काफ़ी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और इन्होंने एक बात कही थी, काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, याद रख सकते हैं। However good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will be bad। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको इम्प्लीमेंट करने वाले सही नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन खराब ही रहेगा। अब वीडी सावरकर के बारे में देख लेते हैं। तो ही वॉज नेशनलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी, और इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप किए थे दूसरे रेवोल्यूशनरीज के साथ भी, जैसे मैडम कामा, लाला हरदयाल एंड मदन लाल ढींगरा। और इन्होंने कई साल सेल्यूलर जेल में बिताए थे अंडमान में, और हिंदू महासभा ज्वाइन की थी। इनके कुछ वर्क्स थे माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हिंदू पद पदशाही, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। और इनके अनुसार जो 1857 का वॉर था वो पहला वॉर था इंडिपेंडेंस का, एंड इट वाज इंस्पायर्ड बाय कंसेप्ट्स ऑफ स्वधर्म एंड स्वराज। और ये बिलीव करते थे कल्चरल सुपीरियरिटी ऑफ हिंदुइज्म में। ओके। और इन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए थे ऑफ बीइंग हिंदू, दैट इज़ हिंदुत्व। पहला कि मतलब इंसान, ऐसा इंसान जो खुद को ज़्यादा अटैच फील करे टू द एरिया, मतलब कौन से एरिया के लिए, फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र और ऊपर हिमालय से नीचे कन्याकुमारी तक, जो एरिया से खुद को ज़्यादा अटैच फील करे। दूसरा जिसने ब्लड ऑफ द रेस को इनहेरिट किया हो। तीसरा जो हिंदू कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में प्राइड फील करे। और इन्होंने डिस्टिंक्शन बताया था हिंदुइज्म और हिंदुत्व में। इनके अकॉर्डिंग हिंदुइज्म जो था वो रिलीजियस और थियोलॉजिकल कंसेप्ट है, और जबकि हिंदुत्व जो है वो पॉलिटिकल कंसेप्ट है, जिसमें सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल मैटर्स भी आ जाते हैं। अगले देख लेते हैं जयप्रकाश नारायण, और इनको जेपी या लोकनायक भी कहा जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू से इंस्पायर्ड थे, और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी थी। बाद में वो दूसरे सोशलिस्ट के साथ में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, जो कि इंटीग्रल पार्ट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और वो पूरी तरीके से कमिटेड थे इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन में ऑन मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स। 1946 में हजारीबाग जेल से जब ये छूटे थे तो इन्होंने खुद से एक प्लेज लिया था, नॉट टू हैव रिकोर्स टू वायलेंस, यानी कि वही हिंसा के मार्ग पे नहीं जाएंगे, और दूसरा कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। इनके वर्क्स याद रखना, वाई सोशलिज्म टुवर्ड्स अ न्यू सोसाइटी, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी। और ये मानते थे कि इंसान जो है वो पॉलिटिकल एनिमल है, क्योंकि उसके अंदर रीज़न है और एक इनेट कैपेसिटी है कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और दूसरों की
दोनों इम्प्रूव कर सकता है। और ये डिसेंट्रलाइजेशन, वही डिसेंट्रलाइजेशन के लिए खड़े हुए थे और इनका कहना था कि जो पावर है वो ग्रास रूट लेवल से नेशनल लेवल पे जाना चाहिए, उल्टा नहीं। और पंचायत जो होनी चाहिए वो नर्व सेंटर्स होनी चाहिए। और अलग अलग लेवल्स क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट की, जैसे पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल लेवल पे एक डेलिबरेटिव एजेंसी होनी चाहिए। ओके, तो मोर और लेस एक्चुअली में ऐसा ही है सिस्टम। और इकोनॉमिक सिस्टम जो है इट शुड डू अवे विद कंपटीशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। और मतलब वही इकोनॉमिक सिस्टम में कंपटीशन एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए और प्लान्ड डेवलपमेंट होना चाहिए सोसाइटी। ओके, और सर्वोदय इन्होंने कंसेप्ट दिया था, दैट इज वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरीवन। हर किसी का वही जो अभी भी होता है मतलब एक वो है सबका साथ सबका विकास, वही इन एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। और इन्होंने कंसेप्ट रखा था कई सारे दूसरे दान का भी, जैसे भूदान, ग्राम दान, साधन दान, बुद्धि दान, श्रम दान और प्रेम दान। ओके, in English that is like giving it to others or donation. Bhudan is giving the land, Gramdan is giving the village, Sadhandan is the resources, Buddhidan is the intelligence, or Shramdan is मतलब लेबर, एंड प्रेमदान इज गिविंग लव। ओके, और इन्होंने कंसेप्ट दिया था टोटल रेवोल्यूशन का, जिसको लॉन्च किया गया था 1974 में। ये किस लिए था, ताकि बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का और पूरा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए। और साथ में फास्ट ग्रोइंग जो प्राइसेस थे उस टाइम पे एसेंशियल गुड्स के, उसको भी चेक करने के लिए। ओके, और ये मिक्स इकोनॉमी की इन्होंने बात की थी। और इसके अलावा ये चाहते थे कि जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनको डिसॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करप्ट थी और दे वर इंडल्जिंग इन द पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शंस। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने कहा था कि धर्म अकेला रिलीजन नहीं है। और मतलब अकेला रिलीजन इन द सेंस कि इसका मीनिंग केवल रिलीजन नहीं है, और इसका जो मीनिंग है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन ने डिस्टॉर्ट कर दिया है, क्योंकि रिलीजन जो होता है सिस्टम ऑफ बिलीफ या वर्शिप होता है, और धर्म जो है जबकि वो बहुत कॉन्सेप्ट है और वो मतलब कई सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म है, जैसे कि सच, जिस धर्म भी जो है ना वो वर्ड से लिया गया है, तो बुद्धिज्म भी यही कहता है कि मतलब धम्मा इज एक्चुअली व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज यूनिवर्सल। ठीक है, और उसके फिलोसॉफिकल बेसिस जो है वो यूनिवर्सल है। तो लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो धर्म का वो अलग अलग रहता है, अलग अलग टाइम पे और जगह और सर्कमस्टेंस, लेकिन उनको प्रिंसिपल्स के साथ में कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी कि अर्थ यानी वेल्थ उसको अक्वायर कर सकते हैं, काम कैन बी अटेन्ड, लेकिन धर्म कहता है कि ये केवल इमोरल मीन से नहीं होना चाहिए। और इन्होंने ये कहा था कि अधर्म जो है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीकनेस नॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और धर्म है इट इज हायर देन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन ऑल कविता है तो इट इज रिलेटेड टू दीनदयाल उपाध्याय, जैसे कि सर्वोदय इज रिलेटेड टू जेपी। ठीक है, तो ये कीवर्ड था एंड दैट वाज ऑल अबाउट द इंडियन पॉलिटी, बेसिक इंडियन पॉलिटी। लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छा कवरेज दिया, आपको यहाँ से एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा, तो अब आप जाके लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, इट विल बी मोस्टली ऑन डेमोग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे कुछ करंट पार्ट भी शायद इंट्रोड्यूस होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर पॉलिटी फ्रेंड्स, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है, एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, एंड थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।